नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दो दिवसीय यात्रा पर असम पहुंचे पीएम मोदी, सीएम ने किया भव्य स्वागत। जनता दर्शन में पोलियोग्रस्त भाइयों से मिल भावुक हुए योगी, बोले इलाज में कमी नहीं होने देंगे। मुस्लिम देश यूएई में बनकर तैयार हुआ हिंदू मंदिर, 18 लाख ईंट का हुआ इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान वह भाजपा की राज्य कोर समिति से उन्होंने मुलाकात की। लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम करीब 6:30 बजे ओडिशा से गुवाहाटी पहुंचे। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोइल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी का स्वागत किया। असम में उनका स्वागत करते हुए हेमंत ने उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, देश के विकास का ध्वजवाहक और असम तथा पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, असम में प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन का स्वागत और जश्न मनाते हुए 1 लाख दिए जलाने के लिए खानापारा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें कामाख्या मंदिर, गालियारा, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, नेहरू स्टेडियम का उन्नयन और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर शामिल है। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में देवरिया जिले से आए पोलियोग्रस्त 2 सगे भाइयों से मिलकर वो भावुक हुए। योगी ने इन बच्चों की दादी से इलाज के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार भरपूर सहायता करेगी। इसके लिए योगी ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शनिवार शाम गोरखपुर आए और रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन में करीब 350 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान देवरिया जिले के खुंकुदु थाना क्षेत्र के सेखा बनोली से आए भागीरथी देवी के साथ उनके 2 मासूम पुत्र आयुष, जिसकी उम्र 10 वर्ष, और पीयूष, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, जिन्हें देख योगी जी ने उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तभी भागीरथी देवी ने बताया कि ये दोनों भाई पोलियोग्रस्त है। 5 साल के हुए तो बीमारी का पता चला। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या ये बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, तो भागीरथी देवी ने बताया कि सिर्फ 10-20 कदम तक ये चल पाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने आयुष को चलने का प्रयास करके देखने को कहा। लंगड़ाते हुए वह 2-4 कदम चला तो मुख्यमंत्री योगी भावुक हो उठे और भागीरथी देवी से दोनों बच्चों के इलाज के बारे में पूछा। उन्होंने पीजीआई लखनऊ में इलाज चलने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन बच्चों
बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके लिए भरपूर सहायता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले को पूरी संवेदनशीलता से देखने और आयुष्मान कार्ड नहीं होने की दशा में कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दोनों भाइयों को दुलार किया और आशीर्वाद भी दिए। इस दौरान भागीरथी देवी ने अगस्त 2023 में अपने बेटे आदित्य चौहान, जो पोलियो ग्रस्त दोनों बच्चों के पिता है, जिनकी मौत की जांच कराने का कुछ लोगों द्वारा जांच की मांग करने पर धमकी देने की शिकायत भी की। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित निस्तारण कराए। यह भी ध्यान दिया जाए कि किसी को भी परेशानी न होनी पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। योगी ने कहा कि अगर कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। उन्हें गौवंश का हाल जाना और उन्हें अपने हाथ से गुड़ रोटी खिलाई। गौशाला का भ्रमण कर मुख्यमंत्री योगी ने गौवंश को उनके विभिन्न नामों से पुकारा। उनकी आवाज सुनते ही गौवंश उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें दुलार कर अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाई। मुख्यमंत्री गौशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गौवंश के स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी उन्होंने ली। यूएई में अबू धाबी के रेगिस्तान के बीच एक भव्य हिंदू मंदिर बना है। BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को पीएम मोदी की ओर से किए जाने की उम्मीद है। मंदिर को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अहलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद 14 फरवरी को मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। मंदिर लगभग पूरा बन गया है। यहाँ आसपास लगी क्रेन को भी हटा दिया गया है। हाल ही में 42 देशों के राजदूत और उनके जीवन साथी मंदिर पहुंचे थे। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने इस मंदिर के पूरा होने पर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि जो एक समय असंभव लगता है वह वास्तविकता बन गया है। मंदिर परियोजना के प्रमुख स्वामी ब्रह्मावी हरिदास ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, निर्माण प्रक्रिया और वैश्विक प्रभाव के बारे में जानकारी दी। यह मंदिर पश्चिम एशिया पत्थरों में बना सबसे बड़ा मंदिर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। इस मंदिर को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें देश के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण 27 एकड़ भूमि पर हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया। यूएई की भीषण गर्मी से इन पत्थरों को कुछ नहीं होगा। इटली से मंदिर के लिए संगमरमर लाया गया है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मंदिर की नींव में क्रैंकिट में मिश्रण के साथ फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। अबू धाबी हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंट का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दोनों क्लासेस के लिए CBSE बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली है। स्टूडेंट्स को CBSE क्लास 10th और 12th एडमिट कार्ड का इंतजार है। अब से किसी भी समय बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in पर प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। लेकिन आपके पास सिर्फ एडमिट कार्ड आ जाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इसका प्रारूप बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक होना भी जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। CBSE बोर्ड अपने रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड जारी करेगा, जहां
रेगुलर स्टूडेंट को उनके एडमिट कार्ड उनके स्कूल से मिलेंगे, वही प्राइवेट स्टूडेंट को खुद बोर्ड की वेबसाइट cbsc.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। छात्र अपने रोल नंबर, जन्म तिथि समेत मांगी गई जानकारी भरकर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हर स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में उनके नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट्स के अलावा अन्य जरूरी जानकारी दी गई होगी। पहले तो आपको हर एक जानकारी अच्छी तरह से चेक करनी है। अगर किसी भी स्पेलिंग या कोई भी गड़बड़ी है तो उसके बारे में तुरंत अपने स्कूल को बताकर सुधार के लिए भेजना है। इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि आपके एडमिट कार्ड पर आपके स्कूल प्रिंसिपल का सिग्नेचर है या नहीं। CBSE एग्जाम गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर उनके स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बिना उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पहले ही सभी स्कूलों के साथ उनके छात्र छात्राओं के रोल नंबर की लिस्ट भेज चुका है। बोर्ड ने 3 जनवरी को CBSE क्लास 10 डेटशीट 2024 और CBSE क्लास 12 डेटशीट 2024 का अपडेट वर्जन जारी कर चुका है। इसके अनुसार 10वीं की CBSE बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी, जबकि 12th की CBSE बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में बड़ी घोषणाएं करने का उपयुक्त समय नहीं था। जुलाई के बजट में ज्यादा स्कोप होगा। इस साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेकर बायजू और महंगाई आदि के मुद्दों पर अपनी बात रखी। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहा कि इस समय रूरल एरिया में डिमांड और टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्मॉल टाउन और गांव में रहने वाले लोगों को मार्केट के साथ जोड़ने में भी मदद मिल रही है। देश में ग्रामीण इलाके भी काफी तेजी से आगे अब बढ़ रहे हैं और वहां की मार्केट का भी तेज विकास हो रहा है। इस समय भारत के 2 सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बायजू और पेटीएम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। क्या स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय करने के तरीके पर फिर से विचार करने और नियमों का पालन करने की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह किसी कंपनी से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहती है। यह रेगुलेटर और कंपनी का काम है, इससे वह दोनों ही निपटे। उन्होंने कहा कि इस समय कई कंपनियां इस दौर से गुजर रही है। भारत में जिस तरह से स्टार्टअप कंपनियों ने खुद को स्थापित किया है और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उस पर सलाह देना उनका काम नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नए उभरते डोमेन में निवेश हो रहा है। बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, AI और सोलर एनर्जी का विस्तार हो रहा है। कहा कि शुरुआती दिनों में उन्हें बताया गया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर गहरे संकट में है, उनके पास बड़ी इन्वेंटरी है। आज जब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर से परिवर्तन हो रहा है, तब भी वेटिंग लिस्ट है। वित्त मंत्री ने महंगाई पर कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पाबंदी का ऐलान किया है। RBI के मुताबिक पेटीएम के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए कदम उठाना पड़ा है। पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी से बंद हो जाएगी। RBI के इस एक्शन का असर पेटीएम के शेयर पर देखने को मिल रहा है। पेटीएम के शेयर में बीते गुरुवार से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। पेटीएम की हालत खराब है, निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर पेटीएम पर RBI के एक्शन के बीच सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी के जियो पेमेंट्स बैंक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर जियो पेमेंट्स बैंक का एक पुराना ऐड लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें जियो पेमेंट्स बैंक के फायदों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि यह विज्ञापन पुराना है, लेकिन पेटीएम पर RBI की पाबंदी के बाद अब जियो पेमेंट्स बैंक की चर्चा हो रही है। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 3 अप्रैल 2018 से अपना बैंकिंग काम शुरू किया था। रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक का व्यवसाय जारी रखने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम
1949 की धारा 22(1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उन 11 आवेदकों में से है जिन्हें अगस्त 2015 में पेमेंट बैंक की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI उद्यम में 30% हिस्सेदारी रखते हुए जियो पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में आया है। हालांकि FY23 में SBI की शेयरधारिता गिरकर 23% हो गई है, जो जियो पेमेंट्स बैंक के बिजनेस मॉडल में इसके इंटरेस्ट नहीं लेने को दिखाता है। इधर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बयान जारी करके कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पेटीएम के साउंड बॉक्स, UPI और QR कोड जैसी सर्विसेज अभी भी ऑन है। कंपनी के मुताबिक वह RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा, जिसमें उनकी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए नियामक के साथ काम करना भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि RBI के प्रतिबंध के बाद उसे EBITDA पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर पड़ने की उम्मीद है।